हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं लगभग आपके 14 के आसपास होने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना है कि इसमें से क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको ना करेक्ट स्टार्ट करना है इसमें से। अ पर्सन हु ओज मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू अ फर्म इज़ नोन एज। वो क्या है जिस पर्सन को मैंने उधार माल बेचा है। हु ओज मनी अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू द फर्म, जो पैसे देगा टू द फर्म, फर्म को देगा। अब एक बात बताओ, कौन देगा यार? जिसको उधार माल बेचा होगा, मतलब डेटर को बेचा होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? आराम से आंख बंद करके हमारे इसका आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। उसके बाद अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय अ फर्म, जो फर्म देगी, फर्म जिसको देगी अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, भाई जिससे हम लोगों ने उधार माल खरीदा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है? सेकंड का ए आंसर ठीक है। अगला थर्ड, अ लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ। एक लाइबिलिटी, किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। क्यों अराइज हो जाती है भाई? लाइबिलिटी मेरी कब अराइज होगी? जब मैं किसी से उधार माल खरीदूंगा, मतलब जब मैं क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करूंगा। कैश करूंगा तो भाई वो तो भाई सीधी सी बात है, माल आया पैसा गया, वो केस ही खत्म हो गया। लेकिन जब मैंने उधार माल खरीदा है या मैंने उधार माल बेचा है तभी हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है। तो हमारा थर्ड का बी आंसर ठीक है। फोर्थ, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस इज टर्म्ड एज। बिजनेस का मालिक ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया गया होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? कैपिटल, कैश या रिवेन्यू, उसे बोलते हैं सर कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसका आंसर क्या है हमारा? फोर्थ का ए। फिफ्थ, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का कि आप लोग जब बैंक से एक्सेस पैसा निकलवा लेते हो। सर इसका मतलब क्या होता है? मान लो आपके बैंक में है 40,000 रुपये, लेकिन आप बैंक से बोल रहे हो बैंक यार मुझे ना 42,000 रुपये दे दे, मुझे ना ज़रूरत है, एक 42,000 रुपये का चेक फाड़ दे। तो बैंक यार ऐसे कैसे फाड़ देगा? जब तुम्हारे पास 40,000 रुपये हैं तो बैंक 42,000 रुपये का चेक कैसे बना देगा किसी और के नाम पर? लेकिन बना देता है बैंक। कभी कभार बैंक समझता है कि भाई आज ये मेरा क्लाइंट, आज इसको मजबूरी है और ज़्यादा नहीं 1,000-2,000 मांग रहा है, इतना तो इंसान यार अपने रिस्क पर भी दे देता है। तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बात याद रखना, ये वेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ही नहीं, कंटीजेंट है ही नहीं, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म मतलब होता है कि बहुत ही कम समय के लिए मिलता है, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मिलता है बस, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो 1 साल 2 साल के लिए मिलती है। एक होती है कंटिजेंट लाइबिलिटी, एक ऐसी लाइबिलिटी जो देनी पड़ भी सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती है। एक होती है ये कंटिजेंट होती है, कंटिजेंट। ये बाद में बताऊँ कंटिजेंट क्या होती है, फिलहाल के लिए समझ लो। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब होता है एक ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे फ्यूचर में देनी पड़ भी सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती। सर ऐसे कैसे, कब होता है सर? मान लो किसी ने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया, किसी ने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया और मुझे लगता है कि यार मैं हार सकता हूँ केस, और जब केस हारूंगा तो मुझे किसी को ना 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा मान के चलो। अब जरूरी नहीं है ना मैं केस हारूंगा या जीतूंगा, कुछ पता ही नहीं है। तो ये कंटिजेंट है, मतलब ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। ये लाइबिलिटी मेरी बन भी सकती है और ये मेरी लाइबिलिटी नहीं भी बन सकती। ठीक है ना? हालांकि इस वर्ड के ऊपर पूरा चैप्टर है, बाद में क्लियर करेंगे, 11th क्लास में ही है। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है? याद रखना, बिजनेस के संग जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है। उसकी पर्सनल मतलब कुछ भी हो, सारी हमारी क्या होती है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन। एक बार देख लेते हैं। उसने खरीदा है क्या कहते हैं, इसने फर्नीचर खरीदा है 25,000 रुपये का। मुझे बताओ कि क्या ये हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है या नहीं है? सर है भाई, किसी ने बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है तो ये हमारी क्या होगी? बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी। अगला, पेड 20,000 फॉर सैलरी। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो मेरा क्या है? ट्रांजेक्शन नहीं है? सर ये भी ट्रांजेक्शन है भाई, मैंने किसी को सैलरी दी तो ये भी हमारी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। अगला देखते हैं, कैश ₹10,000 विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज़। मतलब मैंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपने खुद के घर के यूज़ के लिए मैंने पैसे निकाल लिए, तो क्या हमारी ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है? सर ये नहीं है बिजनेस की, ये नहीं है। इसका आंसर सी है। ठीक है ना? ये नहीं है। क्यों नहीं है? एक होता है कि चलो बैंक अकाउंट तुम्हारे बिजनेस का है, मान के चलो तुम्हारे बिजनेस का खुद का करंट अकाउंट है, तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट, अगर मैं वहाँ से पैसा निकालता अपने खुद के घर के यूज़ के लिए तब मेरी हो जाती बिजनेस की ट्रांजेक्शन। लेकिन तुमने खुद के घर के बैंक, मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया, कोई पता नहीं अनजान है उसके खाते से पैसे निकल गए घर के यूज़ के लिए, तो बताओ तुम्हारे बिजनेस में क्या होगा? सर हमारे बिजनेस में क्या होगा? ये तो कुछ ऐसा होगा जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पड़ोस में तो जो तुम्हारा दोस्त है जो तुमसे ज़्यादा कामयाब हो गया आज, उसने आज एक गाड़ी खरीदी, वो तुम्हें दिखा के चढ़ा रहा है। अब बताओ उसने गाड़ी खरीदी, तुम्हारी बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा? तुम्हारी बुक्स में। सर हमारी बुक्स में क्यों रिकॉर्ड होगा? सर हम तो वैसे ही चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, किसी और के बैंक खाते से पैसा निकल रहा है, खुद के घर के खाते से, भाई हमारे बिजनेस में फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तुम्हारी इसका मतलब है कि हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है। 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड असेट्स। मतलब कौन सी हमारी फिक्स्ड असेट्स नहीं है? बिल्डिंग है? सर बिल्डिंग है। प्लांट है? सर है। मशीन है? सर है। क्या बैंक बैलेंस मेरा है फिक्स्ड? सर बैंक बैलेंस मेरा फिक्स्ड नहीं है। मतलब याद रखना, जो चीज़ करंट असेट्स है ना, जो चीज़ मेरी करंट असेट्स है वो हमारी फिक्स्ड असेट्स नहीं होती। ये ऊपर बिल्डिंग, प्लांट, मशीन सारी हमारी क्या थी? फिक्स्ड असेट्स थी। ये सारी हमारी क्या थी? फिक्स्ड।
और बैंक बैलेंस हमारा क्या होता है, करंट असेट्स। एग्जांपल देता हूँ और करंट असेट्स के, जैसे कि देखो बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर, बीआर, ये सभी हमारा क्या माना जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सभी क्या माना जाता है, हमारा करंट असेट्स माना जाता है। अगर यहाँ पर इन सभी में से कुछ भी लिखा होता है ना तो मैं उन सभी को टिक कर देता हूँ, ठीक है। अगला 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म। देखो क्रेडिटर्स जनरली ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो मुझे 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है, जो मुझे 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है, ये मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। टर्म लोन क्या होता है, ये जनरली बैंक से मिलता है और लंबे समय के लिए मिलता है। डिबेंचर मैंने आपको बोला ही हुआ, इसको रट लो। डिबेंचर हमारी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। तो ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म, लेकिन ये हमारी लॉन्ग टर्म नहीं है। और वही कह रहा है कौन सी नहीं है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्रेडिटर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। अगला 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें हमारा फाइनेंशियल करेक्टर दोस्तों नहीं लग रहा है। आपको ध्यान से आंसर देना है, जिसमें पैसों का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने असेट्स खरीदी है, कोई भी असेट्स उधार खरीदी है, तो क्या इसमें पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा है। सर उधार खरीदे ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे भैया अभी के हिसाब से मत देखो, ये बताओ आने वाले टाइम में या आज हमारा कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा। सर होगा सर, मुझे कभी ना कभी किसी को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगला परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश, सर यहाँ तो मैं नगद लेकर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है और यहाँ पर कभी ना कभी होगी। विदड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के मालिक ने अपने बिजनेस में से घर के यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल लिए, ये क्या होती है हमारी ड्राइंग, क्या होती है हमारी ड्राइंग। तो यहाँ पर भी क्या मेरा पैसों का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं हुआ, सर पैसों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इन तीनों में हुआ है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लोगों ने स्ट्राइक कर दिया है, मतलब हड़ताल कर दिया है, आज वो जॉब करने नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने 2 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई है। तो बताओ आज उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी है। एक मूवी थी जिसमें अनिल कपूर थे, वो स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, वो थी मूवी शायद लाडला। लाडला मूवी में अनिल कपूर सभी स्टाफ को ना लेकर रोड पे हड़ताल कर लेता है, और उस मूवी में वो भी है श्रीदेवी है, जो कि अपने गुस्से में आकर वो गाड़ी को जला देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, वो करने की, मेरी गाड़ी छूने की। तो इंसान गुस्से में हमेशा अपना घाटा करता है, याद रखना। तो गुस्सा बहुत हराम होता है। तो अनिल कपूर ने वहाँ पर क्या करा था, स्ट्राइक कर दी थी। तो बताओ उससे कुछ पैसों का आना जाना कुछ हो रहा है, सर उससे क्या होगा, हड़ताल होती है। तो बस, तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, नॉन फाइनेंशियल करेक्टर का, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस में लोगों की जॉब गई, तो वो भी क्या था, नॉन फाइनेंशियल करेक्टर का था। 10th, परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, परचेज से क्या मतलब परचेज से क्या होता है। सर परचेज करने से ये होता है बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। हम परचेज किस चीज़ का करते हैं, जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं, और डील किस में करते हैं, रीसेल करने के वास्ते हम लोग करते हैं। स्टेशनरी खरीद रहे हो यूज़ करने के लिए, तो हमारा वर्ड परचेज वाला नहीं आएगा। असेट्स ला रहे हो फैक्ट्री में यूज़ करने के लिए, परचेज वाला वर्ड नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो पैसा कमाने के लिए भविष्य में, परचेज वाला वर्ड नहीं आएगा। परचेज वाला वर्ड जब ही आएगा जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं और उसको हम लोग बेचने के लिए लेकर आए हैं। याद रखोगे, यस सर। KBS में क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो, ठीक है। चलो अगला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर्स टू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैंने अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा मैंने जनरेट करा, उसे बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन हम आगे देख लेते हैं, क्या पता कुछ और भी हो। रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम एक्टिविटी दैट आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है वहाँ से जो पैसा कमाया वो हमारी ऑपरेटिंग है। अरे भैया ये तो पैसे साफ साफ गलत है, और जब तो यही गलत है तो बहुत A और B तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक सही है और ये कह रहा नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा 11th का आंसर क्या है, A है। 11th का हमारा A आंसर, ठीक है। 12th की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आइडेंटिफाई द आइटम, इनमें से कोई आइडेंटिफाई करो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब याद करो, याद नहीं करना, सोचना है, दिमाग लगाना है। मेरी कोई ऐसी एंटिटी है, मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जो कि नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, मतलब वो पैसों में डील नहीं करता, वो पैसों में डील नहीं करता है, उसके हिसाब से बताओ, उसके हिसाब से बताओ कि उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होने वाला है, जो पैसों में डील नहीं करता। भाई देखो, जो पैसों में मतलब जो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, मतलब वो पैसों में डील नहीं करता है। देखो, जिसका काम पैसा कमाने का होगा, जिसकी फाइनेंशियल एंटरप्राइज होगी, जिसका काम जैसे ब्याज पर पैसा लेने देने का होता है, उसको अगर कहीं से इंटरेस्ट आएगा, उसका कहीं डिविडेंड जाएगा ना, तो ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, दोनों ऊपर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। भाई मान के चलो मेरा काम है पैसा ब्याज पर लेना, ब्याज पर देना, बस। तो ब्याज पर आना, ब्याज पर जाना दोस्तों, ये मेरा नॉर्मल एक्टिविटी है, ये मेरी नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन बात करनी है आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल करेक्ट एंटरप्राइज। मतलब मेरा काम नॉन फाइनेंशियल है, मेरा काम पैसों वाला है ही नहीं भाई, मेरा काम पैसों वाला है ही नहीं। आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, इंटरेस्ट अर्न ऑफ अ लोन, मतलब ये पैसों वाली बात कर रहा है, डिविडेंड एंड यही पैसों वाली बात कर रहा है, और ये थोड़ी सी हटके अलग बात कर रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है, एक ऐसी एंटरप्राइज जिसका काम सिर्फ पैसे में खेलने का, पैसा में पैसों में खेलता है, लेकिन आज उसने कुछ गुड्स वगैरह सेल कर दिए दोस्तों, ये हमारी क्या मानी जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानी जाएगी। अगला 13, आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इसका काम है फाइनेंशियल।
इसका काम है फाइनेंशियल एंटरप्राइज। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, इसका बताओ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जो पैसों वाली बात होगी सिर्फ वो, अब वो वाली बात करना जहाँ पर पैसों वाली बात होगी, जहाँ पर फाइनेंशियल एंटरप्राइज वाली बात होगी ना, वही आंसर होने वाला है। तो पैसों वाली बात कहाँ हो रही है, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स, क्या ये पैसों वाली बात हो रही है सर? हाँ, ये वाली पैसों वाली बात हो रही है, तो इसका आंसर ये तो हो ही जाएगा। आगे देखते हैं। मैंने माल बेचा है बस, तो सर ये पैसों वाली बात नहीं हो रही। मैंने किसी को सर्विस दी है, सर ये पैसों वाली बात नहीं हो रही है। पैसों वाली बात तो यहाँ साफ साफ लिखा है, मैंने इंटरेस्ट अर्न करा है लोन देकर, किसी को मैंने लोन दिया फिर मैंने पैसा कमाया। तो बस फाइनेंशियल एंटरप्राइज की कोई एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मान लो मेरा काम पैसों में ही खेलने का है, पैसों में देना, पैसा लेना, पैसा देना, पैसे लेना, मेरा काम ही है यार। ब्याज पर पैसा उठाता हूँ, ब्याज पर देता हूँ, ब्याज पर लेता हूँ, ये करता हूँ, सिर्फ ब्याज वाला काम है। तो मेरे लिए वही काम तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो वही उसी से जितना भी पैसा आएगा वो मेरा क्या माना जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा। तो बताओ जो मेरी फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जो पैसों वाली बात होगी, मतलब इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन। और जो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज जिसको पैसों से मतलब ही नहीं है, जिसको पैसों से मतलब नहीं है, तो आप लोग पैसों वाले आइटम लो मत। जैसे कि इसको पैसों से मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि पैसों वाली बात हटा दो। जिसको पैसों से मतलब नहीं है, आप पैसों वाली बात हटा दो। डिविडेंड पैसों वाली बात हटा दो, इंटरेस्ट पैसों वाली बात हटा दो। तो इसका आंसर क्या होने वाला था हमारा, सेल्स ऑफ गुड्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, बस आपको ये बताना है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मैंने कहीं से उधार माल खरीदा है, तो क्या हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है? सर है। परचेजिंग एयर कंडीशन फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज़, मैंने कोई एयर कंडीशन खरीदा है, नगद खरीदा है और पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है, मतलब खुद के घर के वैसे ही उसके लिए लिया है। तो दोस्तों पहली बात तो गलत हो गया कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई आपने लिया है एयर कंडीशन, तो उसके लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ ही कर रहे हो, परचेजिंग, ये वाला वर्ड यूज़ ही कर रहे हो, तो ये तो आंसर वैसे ही गलत हो गया। ऑनर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, अपनी वो खुद की हेल्थ नहीं रख पा रहा सही, तो भाई कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है। ऑनर परचेजेस अ कार फॉर हिज सन, उसने अपने बेटे के लिए कोई कार खरीदी है, तो ये भी हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है। आप कहोगे सर कार खरीदी, सर पैसा तो जाएगा पैसा, अरे भैया पैसा जाएगा। कल को ये कहेगा कि ऑनर ने अपने बेटे की शादी करा दी वाइफ से, वाइफ का नाम है प्रीति, प्रीति शादी करा दी, तो बताओ एक ऑनर ने अपने बेटे की शादी प्रीति से करवा दी है, तो क्या वो हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, शादी होना फिर कल को बच्चे हो जाना, ये सब हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती, याद रखोगे? यस सर। तो यहाँ पर ये हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मैं ये भी करा देता हूँ। डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर, क्या वो असेट्स है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, या वो रेवेन्यू है, या वो एक्सपेंस है, या वो कुछ भी नहीं है। आपको दिमाग लगाना है, इन सभी में से सिलेक्ट करना है कि वो क्या है। मुझे बताओ मशीन, मशीन हमारा क्या है? तो मशीन बताना आपको, मशीन क्या है? मशीन असेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, या कुछ भी नहीं है? सर मशीन है हमारी असेट्स, ठीक है, चलो अच्छी बात है। परचेज़ क्या है? सर परचेज़ है, परचेज़ से हमारा पैसा जाता है, तो हमारा परचेज़ क्या है? एक्सपेंस है। स्टॉक क्या है? सर स्टॉक हमारी असेट्स होती है। और क्रेडिटर क्या है? सर क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि मुझे इसको पैसा देना होता है ना, मेरी लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है? सर कैपिटल मेरी अपने आप में कैपिटल है, कैपिटल हमारी अपने आप में कैपिटल है। उसके बाद आप देखते हो, आप यहाँ पर देखो, सैलरी पेड टू अ क्लर्क, मैंने किसी को सैलरी दे दी है, मैंने किसी को सैलरी दे दी, तो सैलरी दे दी तो मेरे जेब से पैसा गया, मेरा खर्चा हो गया, तो खर्चा हमारा क्या है? एक्सपेंस है। उसके बाद सेल्स, मैंने किसी को माल बेच दिया है, मेरे सेल्स हो गए दोस्तों। सेल्स मेरे अपने आप में क्या मान जाएगी? सेल्स मेरा, याद रखना, सेल्स हमेशा मेरा क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। उसके बाद हमारे अगले टर्म में फर्नीचर, फर्नीचर क्या होती है? हमारी असेट्स होती है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने दोस्तों कहीं से ना इंटरेस्ट रिसीव्ड करा है। देखो सेल करना या देखो सीधी सी बात है, रेवेन्यू मतलब होता है पैसा आना, जो मेरा काम है, जो मेरा ऑपरेशन, वहाँ से अगर पैसा आ रहा है तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा। देखो मैंने कुछ चीज़ सेल करी है, तो भाई ये मेरा काम है, इसलिए मेरे पास पैसा आया, तो सेल्स को मैंने क्या बोला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला। एक बात बताओ, कहीं से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो भाई हो सकता है ना मेरा ये काम हो, और सीधी सी बात है हमारे पास कहीं ना कहीं मेरे उस ऑपरेशन से पैसा मेरे पास आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड भी मेरा क्या माना जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा माना जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम अगर ऑपरेशन, देखो उसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर बात हो रही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वर्ड लेना है, सेल्स। और अगर आपको ये वाला वर्ड देखने को मिलता है सिर्फ रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा होगा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या है कि रेवेन्यू वो सारे आइटम है जो सेल्स नहीं है, लेकिन पैसा आपके पास आ रहा है। समझ में आ रहा है? पैसा आपके पास आ रहा है लेकिन वो सेल्स नहीं है, तो क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। और अगर वो सेल्स है, क्योंकि सेल्स से भी पैसा आता है, तो सेल्स हमारा क्या माना जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा था सेल्स, तो सेल्स क्या है? हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये क्या है? हमारा रेवेन्यू है। मैंने यहाँ पर हाथ कर दिया था, लेकिन आपको मेरे हाथ यहाँ पर करना चाहिए था, क्योंकि रेवेन्यू का हमारा अलग टर्म है। कोई बात नहीं, पैसा कहीं से आ रहा है तो रेवेन्यू है, और अगर सेल से पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद किसी को मैंने रेंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, पानी का खर्चा दिया है, कोई भी खर्चा वर्चा करा हो, वो सारा हमारा कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो रही है।
तो चलो यहाँ पर दोस्तों हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग कहोगे तो एक हमारा यहाँ पर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच रहा है, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, मैं अगले वाले पार्ट में ना सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो शूट कर दूंगा स्पेशल, सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, उसको भी देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना जनरली आपको बड़े बड़े लेवल पर CA CS CMA वगैरह लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लेना। जो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं और आगे इस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वही इस वाली वीडियो को देखना। और अगर आप लोग सोचते हो कि मैं इस लेवल की पढ़ाई नहीं करूँगा, तो भाई कभी ना कभी आप लोग BCom BBA कुछ तो करोगे, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो सही, करना तो पड़ेगा। मिलेंगे नए वाले पार्ट के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।